वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं सीटेट के प्रीवियस ईयर में आए हुए हिंदी के क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है। तो पाठ में जो चित्र दिए जाते हैं उनका क्या उद्देश्य होता है। चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर कि चित्रों की सहायता से जिन संकल्पनाओं को हम मूर्त रूप में नहीं देख सकते तो अमूर्त रूप में हम उनको समझ पाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन से। अभिव्यक्तात्मक कौशल से मतलब है कि अपने आप की अभिव्यक्ति कर सकें, खुद को अभिव्यक्त कर सकें। तो हम सुनकर अभिव्यक्त नहीं करते हैं, तो फर्स्ट गलत है, सेकंड भी गलत है, इसमें भी सुनना है ना। पढ़कर भी हम खुद को अभिव्यक्त नहीं कर रहे, हम अभिव्यक्ति कर सकते हैं बोलना या लिखना, बोलकर और लिखकर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो प्राथमिक स्तर पर जो भाषा शिक्षण होता है उसका उद्देश्य कौन सा नहीं है, तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर, क्योंकि वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ कराना हमारा उद्देश्य भाषा शिक्षण का नहीं होता है। प्राथमिक स्तर पर जो भाषा का उद्देश्य होता है वो होता है कि बच्चे अलग अलग संदर्भों में अपनी भाषा का प्रयोग करना सीख जाए, ध्वनि और संकेत चिन्हों को पहचान लें, उनमें आत्मविश्वास बढ़े, वो अपनी बात कह सके, बस यही है। वर्णमाला क्रम से याद हो जाए, ये उसका भाषा सिखाने का उद्देश्य नहीं होता। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। तो उपचारात्मक शिक्षण होता है कि जो समस्या के जिस वजह से कोई समस्या है उसके कारण को पहचानना। तो ऑप्शन 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, समस्याओं के कारण की सही पहचान करना। अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। तो भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। तो भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी नहीं। विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों का पर ही बल दिया जाता है, तो ऐसा नहीं है सिर्फ पढ़ना लिखना ही नहीं, इसके अलावा भी और सारी स्किल्स को विद्यालय में बल दिया जाता है। बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से सीखते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं, सिर्फ केवल सुनना बोलना यही कौशल क्रम से सीखते हैं। भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित हैं, ऐसा नहीं कि एक क्रम में सब सीख लेंगे, आपस में क्या है सब अंतः संबंधित, ये इसका हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे। तो जब बहुसांस्कृतिक कक्षा है तो भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व दिया जाएगा, वो दिया जाएगा बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने पर। ऑप्शन 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि जो हिंदी के नहीं हैं तो वो बच्चे हिंदी सीखने में बहुत कठिनाई अनुभव करते हैं। प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है, इस वजह से वो कठिनाई का अनुभव करते हैं। उनकी मातृभाषा बहुत अलग है, हिंदी बहुत अलग है। ऐसा नहीं कि हिंदी बहुत कठिन भाषा है, नहीं, क्योंकि हिंदी उनकी मातृभाषा से अलग है इसलिए। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। तो बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कहना। बोलने का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी बोला जाए, अगर संदर्भ के और स्थिति के अनुसार अगर अपनी आप बात सही से कह पा रहे हैं तो मतलब है कि आप में बोलना कौशल एक अच्छे से विकसित हो चुका है। अगला प्रश्न है एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। तो भाषा शिक्षण के सिद्धांत के प्रतिकूल कौन सा नियम है। व्याकरण के नियम सीखने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, यही प्रतिकूल है। ऑप्शन 1 ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कहानी सुनने से। तो कहानी सुनने से क्या होता है, कहानी सुनने से बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। अगला प्रश्न है हमारा बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है। तो लेखन का कौशल का मूल्यांकन कर रहे हैं, तो जब वो लिखेंगे तो उसमें लिखा हुआ भी सही होना चाहिए, साथ ही साथ जो लिख रहे हैं उसमें कुछ अर्थ होना चाहिए। तो सिर्फ सुंदर लेख का अभ्यास ही लेखन कौशल नहीं होता, अपने अनुभवों को लिखना एक लेखन कौशल है कि मतलब जो वो सोच रहे हैं वो चीज़ लिख पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उनमें लेखन कौशल विकसित हो चुका है। अगला प्रश्न है एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या है। तो अगर आप एक भाषा शिक्षक हैं तो उसमें आपकी सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी, वो होगी बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तैयार करना, यही बहुभाषिक से जो शिक्षक है उसके लिए चुनौती है। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक। तो भाषा शिक्षण में जो हमारी पाठ्य पुस्तक होती है वो एक साधन होती है भाषा सीखने का। अगला प्रश्न है हमारा गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है। तो गृह कार्य के बारे में कथन उचित है बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए।
अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 105। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भाषा शिक्षा के संदर्भ में कौन सा असत्य पूछा गया है? तो असत्य कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। ये क्या है? असत्य है। ये भाषा सीखने में सहायक नहीं, जब बच्चों की भाषा की संकल्पना अलग है और विद्यालय में प्रचलित जो भाषा का परिवेश है वो अलग है, तो ये चीज़ भाषा सीखने में सहायक ना होकर बाधक बनती है। आगे है गद्यांश, इसको पढ़कर आगे के प्रश्नों के उत्तर देने हैं, तो इसको आप लोग एक बार खुद से पूरा देख लीजिए, आप लोग पढ़ लीजिएगा वीडियो को रोककर, और हम चलते हैं सीधा इसके प्रश्नों पर। तो पहला प्रश्न है, मनु को अपनी किस गलती का एहसास हुआ? तो उन्होंने डायरी में वगैरह शब्द का प्रयोग किया था, इस गलती का उन्हें हुआ एहसास। ये आप लोग गद्यांश पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। चलिए एक बार गद्यांश को देख ही लेते हैं, जिससे आपको क्या है कि सारे प्रश्न समझ में आ जाए। छोटा सा गद्यांश है। तो गद्यांश ये है कि गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर उस पर अपने हस्ताक्षर करते थे। आज की डायरी पर हस्ताक्षर करते हुए गांधी जी ने देखा, काटने की गति का हिसाब लिखा जाए, मन में आए हुए विचार लिखे जाएं, जो पढ़ा हो उसकी टिप्पणियाँ लिखी जाए, वगैरह का उपयोग नहीं होना चाहिए। उन्होंने क्या सोचा कि वगैरह का उपयोग नहीं होना चाहिए। डायरी में वगैरह शब्द के लिए कोई स्थान नहीं है, ये उन्होंने गांधी जी ने लिखा। जिसने जो पढ़ा हो वह लिखा जाए, ऐसा करने से पढ़ा हुआ कितना पच गया है यह मालूम हो जाएगा। जो बातें हुई हो वे लिखी जाएं। मनु ने अपनी गलती का एहसास किया और डायरी विद्या की पवित्रता को समझा। गांधी जी ने पुनः मनु से कहा, डायरी लिखना आसान कार्य नहीं है, यह इबादत करने जैसी विद्या है। हमें शुद्ध व सच्चे रूप से प्रत्येक छोटी बड़ी घटना को निष्पक्ष रूप से लिखना चाहिए, चाहे कोई बात हमारे विरुद्ध ही क्यों ना हो। ऐसा नहीं है कि कोई बात हमारे विरुद्ध जा रही तो हम नहीं लिखेंगे, विरुद्ध ही क्यों ना जा रही हो। इससे हमें क्या है, सच्चाई स्वीकार करने की शक्ति प्राप्त होती है। तो ये था हमारा गद्यांश। अब इसके देख लेते हैं प्रश्न। तो मनु को किस गलती का एहसास हुआ कि वगैरह शब्द का प्रयोग किया गया था। गांधी जी ने वगैरह शब्द पर अपनी आपत्ति क्यों जताई? वगैरह शब्द से तात्पर्य वगैरह शब्द में कार्य और विचार की स्पष्टता नहीं होती। उन्होंने क्या कहा था कि जैसा जो हुआ है वैसे का वैसा ही, पर वगैरह शब्द में क्या है कि वगैरह वगैरह हो रहा है तो एकदम स्पष्ट नहीं है, जबकि डायरी में सब कुछ साफ लिखा होना चाहिए। अगला है, गांधी जी ने डायरी लिखने को इबादत करने जैसा क्यों कहा? क्योंकि दोनों में ही सच्चाई और ईमानदारी होनी चाहिए। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। डायरी लिखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि डायरी लिखना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इससे व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण करता है और स्व मूल्यांकन भी करता है। ना कि अच्छा समय गुजारने के लिए लिखी जाती है, ना ही इसे महत्वपूर्ण मान रहे हैं गांधी जी इसलिए हर कोई डायरी लिखेगा। ऐसा भी नहीं है कि जमा खर्च का हिसाब किताब कर सकता है, नहीं। इससे क्या है कि स्वयं का विश्लेषण होता है और स्व मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर क्या करते थे? तो गांधी जी क्या करते थे कि डायरी पर हस्ताक्षर करते थे और यह देखते थे कि व्यक्ति अपने कार्य और विचार में किस दिशा में जा रहा है। अगला प्रश्न है, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? तो प्रति अव्यय लगा तो इसमें हो गया अव्ययी भाव समास। अगला है, पढ़ा हुआ कितना पच गया है का अर्थ है कि पढ़ा हुआ कितना आत्मसात हो गया। कोई खाने की चीज़ नहीं है, पढ़ाई जो पच जाएगी, पच गया है मतलब है कि हमने पढ़े हुए को कितना याद रख लिया, कितना आत्मसात कर लिया। अगला प्रश्न है, कार्य का तद्भव रूप बताइए। तो कार्य का तद्भव रूप जो होता है वो होता है कार्य। ऑप्शन 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, विचार में इक प्रत्यय लगाकर शब्द बनेगा। तो विचार में अगर इक लगा देंगे तो वो बन जाएगा वैचारिक। ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे फिर से एक कविता दी गई है, चलिए देख लेते हैं इस कविता को। अब ना गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूँ। कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से सिहरकर मुड़ते रहे तुम। अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा, आज धरती पर बसाने आ रहा हूँ। तो ये है सोहनलाल द्विवेदी जी की कविता। चलिए इसके प्रश्न देख लेते हैं। गहरी नींद में सोने का अर्थ क्या है? तो गहरी नींद में सोने का अर्थ है कि बहुत बेखबर होना, मृत्यु को प्राप्त होना, चिंता युक्त होना या परिश्रमी होना मतलब नहीं है। गहरी नींद में जो अब तक सो रहे हो मतलब कि अभी तक जो बेखबर हो। अगला प्रश्न है, कवि लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा? तो कवि कहाँ नहीं जाने देगा? यहाँ पे देखिए, तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा और अस्ताचल में तुम्हें जाने न दूंगा, उदयाचल में ले जाऊंगा, यानी कि पतन की ओर, पतन की राह पर नहीं जाने देंगे, ये बताया गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कवि किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है? तो जो कवि है वो जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर हैं उन्हें संबोधित कर रहे हैं कि उन्हें अब वो जगाने आए हैं।
कवि लोगों को क्यों जगाना चाहते हैं? कवि लोगों को क्यों जगाना चाहते हैं कि कवि का दायित्व तो है? बिल्कुल नहीं। ताकि लोग गीत सुन सकें, ऐसा भी नहीं है सुबह हो गई है इसलिए जगाने, नहीं। कवि क्यों जगाने आए? ताकि मनुष्य में गतिशीलता आ सके और वे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सके, इसलिए कवि उन्हें जगाने आए हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है वो है अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, कविता का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? तो हर्ष, कोलाहल और आकाश तो इसका बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो जगाने आए हैं, यानी कि जागृति जो है इस कविता का उपयुक्त शीर्षक होगा। तो ये थे हमारे हिंदी के प्रश्नों का आखिरी प्रश्न। 30 के 30 आपने पूरे प्रश्न देख लिए और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसी तरह देखते रहिए मेरे आगे आने वाली और वीडियोस को भी, और लाइक करिएगा वीडियोस को। अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।